बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साथ रसूल साहब। साथ साहब पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, वो मैं शेयर कर देता हूँ और फिर आपका मैं तजिया इस पे लेता हूँ। इमरान खान साहब के जो आज, क्योंकि 1 सितंबर का आगाज़ हो गया है, तो इमरान खान साहब की 7 ज़मानतों की दरखास्तें हैं एटीसी रावलपिंडी में। ये 26 नवंबर के केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारियाँ डाली गई थी और उसके बाद उनको जुडिशियल कर दिया गया। उसमें उनकी ज़मानत की दरखास्तें हैं एटीसी रावलपिंडी में। जज अमजद शाह जो हैं वो सुनेंगे। आज ही जो है वो इमरान खान साहब की एटीसी में दरखास्त है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से, हलीमा खानम साहिबा की जानिब से, कि इमरान खान साहब जो हैं उनका मेडिकल कराया जाए, जिसमें उनके ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर समीना नियाज़ी शामिल हों। उसके ऊपर अडयाला जेल इंतज़ामिया ने एक लंबी चौड़ी अपना जवाब जमा कराया है कि बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं और फ़लाँ-फ़लाँ डॉक्टर ने फ़लाँ-फ़लाँ मौके पे इमरान खान का तिबी मुआयना किया, तो उसके ऊपर भी आज जो है वो दलाइल होने हैं। इसके अलावा साथ-साथ आज जो है वो 1 सितंबर को इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस में समाअत होना थी। अच्छा, इमरान खान साहब की 26 अगस्त को समाअत हुई थी, जिसमें 3-4 घंटे की मुलाकात हुई थी फैमिली के साथ, वकला के साथ, जिसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक हमें नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया, जो उनके बयानात आए, जो उन्होंने पार्टी के हवाले से फैसले किए, उसके बाद 27 अगस्त को समाअत होनी थी। वो रात के पिछले पहर मुलतवी कर दी गई, मनसूख कर दी गई। फिर 27 के बाद 30 तारीख दी गई, 30 अगस्त को भी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई बगैर किसी कार्रवाई के। और फिर जो है वो 1 सितंबर आज समाअत होनी थी, लेकिन आज भी समाअत अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की नहीं होगी। उसके अलावा साथ-साथ आगे चल के जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान साहब की समाअत जो है वो 3 सितंबर को है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी समाअत होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस जीएचक्यू हमला केस की समाअत के बारे में कहते होते हैं कि ये जलसा है, जलसा। नहीं, जलसा कहते हैं या पता नहीं मेला लगना है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ 60-70 अक्यूज़्ड है। 60-70 वो अक्यूज़्ड भी होते हैं, 60-70 वकील भी होते हैं, बहुत बड़ी तादाद लोगों की होती है। तो मुझे नहीं लगता कि जीएचक्यू हमला केस की भी समाअत 3 सितंबर को जो है वो अडयाला के अंदर होगी। अच्छा, यहाँ पे साथ-साथ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब का जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का कि 120 दिन में 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए, तो जहाँ पे सज़ाएँ सुनानी थी वहाँ पे तो हो गया है। लेकिन ये केस उसके बाद से 2 बार इसकी अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई है। इसलिए क्योंकि अगर समाअत होती है तो इमरान खान से मुलाकातें होती हैं तो फिर बयानात आते हैं और हक़ाइक़ इमरान खान तक जेल में पहुँचते हैं जब उनकी ज़्यादा लोगों से मुलाकातें होती हैं। क्योंकि जब सिलेक्टेड मुलाकातें होती हैं, तो वो मैनेज्ड लोग होते हैं, कंप्रोमाइज़ जिनको मिलवाया जाता है। उसके बाद साथ-साथ 26 जून के बाद से अब तक अल-कादरी केस की समाअत नहीं हुई और अब 8 सितंबर से नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, तो देखते हैं कि अल-कादरी केस लगता है, नहीं लगता। और ये बात अपने नाज़रीन को बताना इम्पोर्टेंट है कि 27 जनवरी को अल-कादरी केस में इमरान खान साहब की जो अपील है, जो सज़ा मुअत्तली की दरख़्वास्त है, वो दायर हुई थी। 216 दिन हो चुके हैं और उसके ऊपर दलाइल का आगाज़ ही नहीं हुआ। उसके बाद तोशाखाना 2 बर्रियत केस, एक तो जो ट्रायल चल रहा है तोशाखाना 2 का, एक उसकी बर्रियत की दरख़्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी और उसकी जो लास्ट वो 27 जनवरी को दायर की गई थी और सॉरी 22 जनवरी को, यानी 2 से 21 दिन हो गए हैं। तोशाखाना 2 बर्रियत केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कर रही, फैसला तो दूर की बात है, समाअत भी मुकर्रर नहीं हो रही। इसके अलावा साथ-साथ चलें पहले इस पे बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेज़ हैं अ, वो लगना शुरू, चलें मैं इस पे एक चीज़ और पूछ लूँ आपसे, उस पे आप बता दें, क्योंकि ये तो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन है, आप अदालतों के जो मामलात हैं उसमें हम कई बार बात कर चुके हैं। साथ-साथ 8 सितंबर को अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, फुल कोर्ट बैठेगी, एक रेफरेंस होगा और 24-25 जजेस बैठे होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी 1 साला कारकर्दगी बताएँगे अदालती साल की और आगे अपना विज़न बताएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 8 सितंबर को ही फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई है। यानी अपने नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ कि फुल कोर्ट जो ओपन कोर्ट में बैठेगी एक तो, और एक जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग होगी जो कैमरे तो नहीं होंगे, जजेस आपस में बैठे होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है साहब क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि जस्टिस याहिया खान साहब का एक लेटर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 2 जजेस की कमेटी ने, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने ये फैसला कर दिया था कि 4 नवंबर को 26वीं आईनी तरमीम की समाअत जो है वो फुल कोर्ट के सामने लगाएँ। तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर मैंने फुल कोर्ट मीटिंग इसलिए नहीं बुलाई थी कि जजेस की आपस में चपकलिश हो जाती, आपस में लड़ पड़ते और फिर इससे सुप्रीम कोर्ट की बदनामी होती। तो अब पहली बार जो है वो आज़ाद जजेस और यरगमाल जजेस दोनों एक छत तले बैठेंगे। तो इससे आपको लगता है कि कोई एक-दूसरे को कायल कर लेंगे और कोई रियलाइज़ेशन होगी कि अदलिया का बहुत नुकसान हो गया है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इसको रियलाइज़ कर लेंगे, या 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार जो जजेस हैं वो, या जिनको आईनी बेंच के लिए सेलेक्ट किया गया है वो। तो 8 सितंबर को फुल कोर्ट मीटिंग, आज़ाद और यरगमाल दोनों जजेस आमने-सामने होंगे। तो ये कोई लड़ाई होने जा रही है जजेस के दरमियान,
या चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं? सॉरी इंट्रो भी लंबा हो गया, इन्फॉर्मेशन मैंने कहा कुछ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। सबसे पहले तो आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं इमरान खान साहब के सियासी सवाल और जजेस की जो फुल कोर्ट मीटिंग है उस पे बात करने से पहले एक छोटी-सी गुज़ारिश सैलाब के पर्सपेक्टिव में कर सकूँ। आपके आपको बहुत से लोग सुनते हैं तो होपफुली इस तवस्सुक से ये कहीं हुकूमत तक एक बात पहुँचेगी कि जो हम इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद कर रहे हैं, हमारा दिल उन लोगों के साथ है जो सैलाब में इस वक़्त मुतासिर हुए हैं, जिनके जो बेघर हैं, जिनको बाकी सहूलियात मैसर नहीं हैं। जितने भी ऐसे हुकूमत के अंदर लोग हैं या इवन प्राइवेट लोग हैं जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गुज़ारिश ये है कि आप लोगों की मदद करते हुए वीडियोज़ ना बनाएँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो कोर इश्यू है, जो कोर सेंटिमेंट है पूरी सोसाइटी में, वो एक डिग्निटी का सेंटिमेंट है कि मेरे पास कुछ डिग्निटी होनी चाहिए इस बात की कि मैं अपनी मर्ज़ी से 2 अल्फ़ाज़ बोल सकता हूँ, मुझे कोई आके पकड़ेगा नहीं। मैं जहाँ जहाँ वोट कास्ट करूँगा मेरा वहीं से निकलेगा। मैं अगर अदालत जाऊँगा तो कोई इंसाफ़ पे मबनी फ़ैसला होगा, कोई कानून और ज़वाबित होंगे, कोई इक्वालिटी होगी, ये डिग्निटी की फ़ाइट है। इसके अंदर जो एक लास्ट सफ़ेद पोशी की डिग्निटी कुछ लोगों के पास रह गई है कि वो अपने-अपने घरों में रहते थे। उनके कच्चे घर थे, पक्के घर थे, झुग्गियाँ थीं, जो भी थी वो अपने-अपने खाने का इंतज़ाम करते थे, उनके माल-मवेशी थे। और एक सैलाबी रेला जो आके उनको बहा ले गया है, चलें आपका कसूर नहीं, किसी और का था, माज़ी की हुकूमतों का था, जो भी था। अब ये लोग थोड़े मुफ़लिस हैं, थोड़े मजबूर हैं, मेहरबानी करके इनकी वीडियोज़ ना बनाएँ जब आप इनको सामान दे रहे हैं। जब आप दे रहे हैं, कुछ इमदाद कर रहे हैं, तो बता दें, आप ट्वीट कर दें कि हमने कर दी। लोग आपकी सताइश करेंगे, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें। लेकिन ये उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है कि जब आप किसी को कुछ देना भी चाहें, उसकी मदद भी करना चाहें, तो उसकी आँखों में ना देखें ताकि सब लोगों की थोड़ी शर्म रह जाए। लोगों की सफ़ेद पोशी मेहरबानी करके रहने दें। ये वीडियोज़ बनानी बंद करें, मेरी आपकी इजाज़त से थोड़ी-सी गुज़ारिशें करनी थी। मैं साथ-साथ यहीं पे रोक के आपने दूसरी बात की। सॉरी साथ-साथ मैं जी। एक चीज़ ऐड कर दूँ। ये बिल्कुल आपने बहुत, बहुत, बहुत ज़बरदस्त बात की और हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग भी वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि लोग एक उनको भी एनकरेज किया जाए ना, उनको एप्रिशिएट किया जाए जो गए हुए हैं। ख़ास तौर पे जो हुकूमत से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो अपने तौर पे गए हुए हैं। वो ये नहीं, नहीं, ज़रूर उनकी ज़रूर बनाएँ, वो जा रहे हैं, वो आ हाँ, रहे हैं, वो कर रहे बिल्कुल, हैं, लेकिन जिनको दे रहे हैं, उनकी ना मेहरबानी करके उनकी सफ़ेद भी थोड़ी बिल्कुल। कायम रखें। बिल्कुल, उसका तरीका ये है ना कि अगर मिसाल के तौर पे मैं गया हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ खड़े होके एक वीडियो बना दूँ कि मैं यहाँ पे आया था, मैंने ये हालात देखे हैं, इन-इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मैं कर सकता था इतने लोगों में किया, लेकिन ये चीज़ों की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे मैंने पिछली अपनी वीडियो सैलाब के ऊपर जो की, उसमें मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो लोग वहाँ पे परेशान हैं, जो जानवरों का चारा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जानवरों के लिए खाने के लिए कुछ सदीक नहीं भाई अ, सदीक भाई इसमें आपकी बात की कतल कलामी करते हुए ये प्राइवेट लोगों पे तनकीद कम क्योंकि इस वक़्त एक तशहीर की एक फ़ोटो सेशंस की हवा सी चल रही है कि कोई हुकूमती ओहदेदार है, कोई चीफ़ मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई दीगर ओहदेदार है, वो लोगों को जाके 1 वक़्त का 2 वक़्त का खाना जो टैक्स के पैसे से गरीब आदमी की जिनको आप खाना दे रहे हैं, उनके पैसों से आपने खरीदा, अपनी स्टैम्प लगाई, जो भी किया, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मेहरबानी करके उन लोगों की थोड़ी सफ़ेदपोशी कायम रखें। बाकी आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसका आई एम श्योर कि लोग भी एप्रिशिएट करेंगे और अल्लाह भी अजर देगा। लेकिन थोड़ी सफ़ेदपोशी उन लोगों की कायम रखें, इतनी-सी मेरी गुज़ारिश थी। बिल्कुल ठीक है। सर अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट मीटिंग। मैं अब सियासत पे आपकी इजाज़त से थोड़ी-सी बात करूँ कि देखिए इमरान खान साहब वाला जो आपने बात की अभी केसेज़ ना लगने वाली, ये तो एक बेसिकली कोर प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट्स हैं ना। किसी शख़्स को मेदे में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर उसको बुखार भी साथ हो जाता है, फिर उसके पेट में भी साथ दर्द हो रही होती है, बहुत सारे और इम्पैक्ट्स भी होते हैं। ये कि एक मुकदमा लगेगा या नहीं लगेगा, आपको याद है जब एक दफ़ा बेल लगने के ऊपर आई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2-4 दिन के प्रेशर के अंदर उनको एक फ़ैसला भी करना पड़ा। लेकिन ये इमरान खान साहब का जो ट्रायल प्रोसेस को कंट्रोल करना है, ये तो इस बात की दलील है कि इस वक़्त डील कोई नहीं हुई, कोई सेटलमेंट नहीं चल रही, जिनकी वजह से ये मुकदमे लगने शुरू हो जाएँ, और इमरान खान पीछे हो लगें, गए। इनके अंदर कोई हो।
और और कोई इस वक़्त कोई इम्कान भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा, बल्कि एक तरफ से अगर आप देखें तो ये उस पॉलिसी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की बात है कि जब भी थोड़ा मुश्किल वक़्त आ जाता है हुकूमत पे, जैसे कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आया 26 नवंबर के बाद भी आया, आजकल भी चल रहा है। जब भी थोड़ा मुश्किल वक़्त आ जाता है हुकूमत के ऊपर, तो वो इमरान खान साहब से कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर उस मुश्किल वक़्त में जब लोग पहले से हुकूमत को बहुत सारे अलक़ाब से नवाज़ रहे हैं, तो अगर उसमें साथ इमरान खान साहब की भी कुछ तलख़ी या कुछ ज़ुबान साथ में शामिल हो जाएगी, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये आजकल के भी जो हालात हैं, उनकी वजह से भी इमरान खान साहब से ओपन या फ्री एक्सेस बहुत मुश्किल होगा कि ये गवर्नमेंट उसको सस्टेन कर सके, जिस वजह से ये मुकदमा थोड़े आगे चलते जाएँगे। आपने जो तीसरी बात की अगर आपकी इजाज़त हो तो उस पे थोड़ी-सी मैं 2 अल्फ़ाज़ कह सकूँ। ये जो जजेस की मुलाकात वाली बात है। देखिए मुझे यकीन है कि सिस्टम के अंदर अभी अदालत के अंदर अभी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इस फुल कोर्ट मीटिंग को बड़े मौसर तरीके से इसको इसके ऊपर इसके अंदर से कुछ निकलेगा, बड़े मौसर तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ख़ास तौर पे इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें ऑलरेडी पता है कि कम से कम 2 जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिन्होंने वो प्रोसीजर्स कमेटी के फ़ैसले के अंदर कहा था कि फुल कोर्ट की मीटिंग को एट लीस्ट वैसे तो कहा था कि मुकदमा लगा देना चाहिए, लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करके इस पे थोड़ा फ़ैसला करना चाहिए। जिनके फ़ैसले को इस प्रोसीजर्स कमेटी के फ़ैसले को ना कभी ओवरटर्न किया गया, ना कभी सेट असाइड किया गया, ना कभी इम्प्लीमेंट किया गया, ना उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ। कानून की जो बेतौकीरी की रिवायत सी एक अनफॉर्च्युनेटली चल पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करे, वो 12 जुलाई का फ़ैसला हो, तो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं होती। आपने इलेक्शन टाइमलाइन्स का फ़ैसला देखा, जब इतनी बड़े-बड़े आइन की इंटरप्रिटेशंस की बेतौकीरी हो रही हो, तो उसी के अंदर एक ये नेक्स्ट ये भी बात है कि प्रोसीजर्स कमेटी ने एक फ़ैसला किया, जो सबके ऊपर बाइंडिंग था अंडर द देन लॉ जो उस वक़्त कानून मौजूद था। बाद में प्रोसीजर्स कमेटी चेंज कर दी, लेकिन उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। तो कुछ जज साहिबान हैं जो पहले दिन से जब से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि हमें एक फुल कोर्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जिसके अंदर अदालत की कुछ बुनियादी बातें कि क्या हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के साथ हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ हैं या नहीं जो 26वीं तरमीम से जिसमें बड़ी बुनियादी चेंजेस की गई क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह का उन तरामीम का इफ़ेक्ट है कि अदालत को कलेक्टिवली एज एन इंस्टीट्यूशन कुछ इकदामात करने चाहिए इसको रोकने के लिए या मेजॉरिटी से इस नतीजे पे पहुँचते फुल कोर्ट मीटिंग से उस वक़्त कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है निज़ाम के अंदर जो तब्दीली की गई है और बस थोड़ी-सी माइनॉरिटी ही 2-3 लोग ही हैं जो कि अफ़ेक्टेड हैं इस वज़ह से बात कर रहे हैं या जो भी आप उसमें से कोई कोई नतीजा निकालते जो सबको समझ आता जिसमें अदालत की कुछ साख बच जाती कि जजेस ने बैठ के एक ओपन इंडिपेंडेंट फ़ैसला किया है जिसके कोई मुहर्रिकात होते लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे पहली बात ये है कि वो वक़्त गुज़र चुका है। मैं बसद एहतराम हमें अब भी उम्मीद है अदालतों से और रहनी चाहिए। लेकिन वो जो एक पीक पीरियड था जिसके अंदर ये कहानी की जा सकती थी ज़्यादा मौसर अदालत की अपनी साख को बचाने के लिए कि जैसे ही अदालत के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनफॉर्चुनेटली हमला किया गया 26वीं तरमीम के तहत, तो अदालत ने उन फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स जो अदालत अपनी जजमेंट्स में होल्ड कर चुकी है 21वीं तरमीम की जजमेंट में कि इन बुनियादी उसूलों के आइन के कुछ बुनियादी उसूलों को तब्दील नहीं किया जा सकता। आइनी तरमीम के तहत भी तब्दील नहीं किया जा सकता जिसमें से एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। जब उस पर हमला किया गया कि तो क्या अदालत उसको डिफेंड करेगी या नहीं करेगी उसका एक लम्हा था। जी सर। वो लम्हा फिर गुज़र गया। कुछ लोगों ने उस पे बात की, उस पे कुछ थोड़ी-सी आवाज़ भी उठी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह ने खुतूत भी लिखे, इसके ऊपर थोड़ी बात भी हुई। लेकिन किसी वजह से जो कलेक्टिव अ, कोई एक्शन होना चाहिए था, उसका एक मेरी नाक़िस-सी राय में उसका एक मोमेंट था, जो अब गुज़र गया, शायद फिर से किसी वक़्त आए अदालत के पास वो मोमेंट, लेकिन इस वक़्त वो नहीं लग रहा। मेरा नहीं ख़्याल कि इस फुल कोर्ट मीटिंग से कोई ऐसी हवा चलेगी, जिसकी वजह से अदालत के अंदर हम कुछ इंडिपेंडेंस, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कुछ ज़्यादा फ़ैसले करने की जो एबिलिटी है, जिन केसेस के ऊपर अभी तक जिनको टेक ऑन नहीं किया जैसे 26वीं तरमीम का केस है, वो करने की थोड़ी एबिलिटी पैदा होगी।
लेकिन मेरे ख़्याल में अब जबकि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, जो उस वक़्त की अदालत नहीं, जिस अदालत में भी 26वीं तरमीम के बाद जज साहिबान नहीं आए थे, उस वक़्त की अदालत तो शायद एक ऐसी मेजॉरिटी दिखा सकती जो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए होती। मेरे ख़्याल में अब की जो सुप्रीम कोर्ट है ये फुल कोर्ट मीटिंग भी बैठे और कुछ जज साहिबान अगर अपनी आवाज़ भी उठाएँ, तो मेजॉरिटी उस सिस्टम के साथ है, जो सिस्टम उनको सुप्रीम कोर्ट तक लेके आया मेरे नाक़िस राय में। जिस वजह से मेरे ख़्याल में एक्शनेबल आइटम्स निकलने का कोई ऐसा रद्द-ए-अमल, कोई ऐसा प्लान जिसके ऊपर काम करके 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप करके हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस वापस हासिल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में इसकी दुआ तो की जा सकती है। उम्मीद रखना इस वक़्त मुनासिब नहीं। बिल्कुल सही है। साथ-साथ एक और आपने क्योंकि ज़िक्र कर ही दिया बिल्कुल क्योंकि नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है और छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो चांसेस बहरहाल हैं कि 26वीं यानी तरमीम का केस जो है वो लग जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस फुल कोर्ट मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की जाए कि जो एक जजेस के एक राय है कि जो 26वीं यानी तरमीम का केस है वो बहरहाल फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से देखेंगे। साथ-साथ लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्टिस अगर सद्दात मैं एक बात इस पे कर सकूँ, सर सॉरी, कि 26वीं तरमीम अगर फुल कोर्ट भी अब बैठ के सुने तो और वो फुल कोर्ट हो जो 26वीं तरमीम के बाद मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस इस तरह का हो गया है कि वो तमाम जज साहिबान जब बैठेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ एक अपील सुनेंगे या मुकदमा सुनेंगे, जिसके बाद उनको यहाँ पे लाया गया है, जिसके तहत उनको यहाँ पे लाया गया। तो मेरा ख़्याल है कि अब फुल कोर्ट अगर बिठा भी दिया जाए, पहले तो ये आईनी बेंच मेरा ख़्याल है फ़ैसला करने को ज़्यादा इंडिकेशंस यही हैं कि आईनी बेंच फ़ैसला करेगा। लेकिन अगर फुल कोर्ट भी बैठ जाए, तो जो कोर्ट पैकिंग हो चुकी है मेरे ख़्याल में बसद एहतराम उसके बाद मेजॉरिटी भी यही फ़ैसला करेगी कि वो सिस्टम जिसके जिसके तहत वो यहाँ लाए गए, वो आईनी और कानूनी तौर पे ठीक है। देखिए साहब साहब मेरे इस पे मेरी राय ये है कि बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ। मसलन देखिए ना सलाहुद्दीन पंवर साहब आए, तो जब ये 26वीं यानी तरमीम के तहत आए तो मैंने ये कहा कि भई सलाहुद्दीन पंवर साहब गो के 26वीं यानी तरमीम के तहत आए हैं लेकिन हम उनसे ये तवक्को रखते हैं सिंध हाई कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स ने कहा कि यार वो बहुत ही शानदार जज होंगे। लेकिन फिर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस अपने हलफ से वफ़ा करने वाले जजेस के केस में क्या किया सलाहुद्दीन पंवर साहब ने? और अब जाके और अंदरूनी सिंध में आप तकरीरें करते हैं कि ये और वो और आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो वो बात आपकी ठीक है। लेकिन मेरी इस पे राय साथ-साथ देखिए, इसमें सिर्फ़ आखिरी बात कि सिर्फ़ हम न्यू जजेस की कोर्ट पैकिंग की बात नहीं कर रहे। सिस्टम में ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं ना, जो अपने-अपने ओहदों पे इस वजह से मौजूद हैं, ख़्वाह वो चीफ़ जस्टिस साहब का ओहदा हो या आईनी बेंच के हेड का ओहदा हो या प्रोविंशियल चीफ़ जस्टिसेस का हो या दीगर बेंचेस का हो, वो अपनी-अपनी पावर स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद इस वजह से हैं क्योंकि 26वीं तरमीम की वजह से वो वहाँ पहुँचे वरना इसमें दिक्कत होती। अगर नामुमकिन ना होता तो दिक्कत ज़रूर होती। तो वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इकट्ठे बैठ के फ़ैसला करेंगे, तो अगर वो 26वीं तरमीम के खिलाफ उन एक्सपेक्ट करना कि वो 26वीं तरमीम के खिलाफ फ़ैसला कर देंगे, ऐसे ही है कि वो उस ब्रांच को कट कर देंगे, दरख्त की उस टहनी को काट देंगे जिस पे वो खुद बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मेरी इसमें राय सिर्फ़ ये है साहब साहब कि बहुत अच्छी बात है कि ओपन कोर्ट में बैठ के कह दें कि 26वीं यानी तरमीम ठीक जी, है। बिल्कुल। ये कह नहीं, दें नहीं, ना। इसका ये मतलब नहीं कि 26वीं तरमीम ना सुना जाए। बिल्कुल। बिल्कुल सुने, ओपन कोर्ट में सुने, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुने, पाकिस्तान में बहस हो कि आइन और कानून की दुरुस्त सिमत क्या है? इसमें बहस हो कि इसमें क्या इंटरेस्ट्स हैं लोगों के इस तरमीम को प्रोटेक्ट करने में और कौन लोग हैं जो इस तरमीम को किन वजूहात की वजह से अपोज़ करते हैं, इस पे ओपन बहस होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और हम और ऐसी लड़ाई जो जो एक तरफ से फेयर फाइट नहीं जिसको कहा जा सकता क्योंकि तरमीम के बाद मौजूद लोग उसके ऊपर फैसला कर रहे होंगे उसको भी हम तस्लीम करने को तैयार हैं लेकिन करवाएं तो सही इस पे बहस तो हो अगर इसको आप ऐसे ही लिंगर ऑन करेंगे तो उसमें तो किसी का फायदा नहीं। बिल्कुल, ये ओपन कोर्ट में बैठ के और करें और मैं साथ-साथ ये समझता हूँ कि अब गो के ये तो बात पता है ना कि सिस्टम कैसे चल रहा है और कैसे चल रहा है। लेकिन एक-एक शख्स, एक-एक फ़र्द, एक-एक शक्ल, एक-एक चेहरा मुकम्मल तौर पे एक्सपोज़ होना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को भी पता हो कि जब ये मौका था, इस सिमत कौन खड़ा था, उस तरफ कौन खड़ा था, ताकि ये वाज़ेह हो बिल्कुल। फैसला किया जा सके कि किसकी आने वाली नस्लों का एहतराम होना है और किसकी आने वाली नस्लें भी अपना तारुफ नहीं करा पाएँगी कि वो किसके क्या लगते हैं। बहरहाल साहब साहब ये बताएँ कि
अ, सरदार एजाज खान साहब एक केस सुन रहे थे आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से। उसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप बताएँ कि आप इसमें क्या करेंगे, जो केस चल रहा है अमेरिका में उसमें आप हुकूमत पाकिस्तान की फ़रीक बनेगी, नहीं बनेगी? हुकूमत ने कहा कि हम फ़रीक बनेंगे, फिर अचानक काबीना का इजलास होता है और वो ये फैसला विथड्रॉ कर लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में अमेरिका में जो केस चल रहा है, उसमें फ़रीक नहीं बनेगी। एक उनको नोटिस किया गया कि आप आके बता दीजिए कि आपने किस बुनियाद पे ये फैसला किया कि आपने डॉक्टर हाफ़िज़ सिद्दीकी के केस में में फ़रीक नहीं बनना। तारीख पे तारीख चलती रही, तारीख पे तारीख चलती रही। अ, आखिरी जो समाअत थी उसके ऊपर सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ और उनकी तमाम काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया और कहा कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए क्योंकि आपने अदालती हुक्म की खिलाफवर्ज़ी की है। उसके बाद क्या होता है कि जस्टिस डोगर जो हैं वो उनका बेंच तोड़ देते हैं, उनका बेंच खत्म कर देते हैं और एक बेंच बना देते हैं सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब और बाबर सत्तार साहब पे मुश्तमिल कि आइंदा ये सिंगल बेंच में बैठ के कोई केस नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ़ टैक्स रेफ़रेंसेस सुनेंगे और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केस जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस अगर कोई जजेस उनको हल कर सकते हैं, तो वो यही है सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब, बाबर सत्तार साहब, ये चंद एक जजेस जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको इस केस को सुनने से रोकने के लिए उनका सिंगल बेंच खत्म कर दिया गया। आज इसकी समाअत जो है वो होने जा रही है। शहबाज़ शरीफ साहब को डोगर साहब ने बचा लिया है, काबीना को बचा लिया है कि अब इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास ये केस है, तो आज इस केस में आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि सिर्फ़ सिंगल बेंच उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मतलब जो जज साहिबान अपने उसूलों पे खड़े रहें, उनसे कलम और दवात छीन लेनी चाहिए। सिर्फ़ डिवीज़न बेंच क्यों ख़त्म किया? ये तो बड़ी ज़्यादती है। अगर वो टैक्स के किसी मामले के अंदर बैठे-बैठे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ निकाल ली जो माज़ी के अंदर भी बहुत सारे केसेज़ के अंदर एंसिलरी लॉ पॉइंट्स में निकल आती है, तो फिर टैक्स के मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे इक़दामात हैं, इससे बेहतर है आप एक दफ़ा हुक्म सादिर कर दें और ये एक ही दफ़ा आप इसमें से आप जो भी निकालना है निकाल लें। गुज़ारिश ये है ऑन अ मोर सीरियस नोट आपकी इजाज़त से कि अगर आप पिछले 4-5 महीने की कॉज़ लिस्ट उठा के देख लें, सिर्फ़ छुट्टियों की नहीं, उससे पहले की भी, जब रेगुलर मुकदमात सुने जा रहे थे। छुट्टियों के अंदर तो फिर कोई एक्सक्यूज़ हो सकती है कि फलाँ जज के सामने मुकदमा नहीं लगाया, फलाँ जज को कोई अर्जेंट नहीं सुनने दी। अगर आप उससे पहले का पीरियड भी उठा के देख लें, तो 3-4 महीने का आपको ऐसा पीरियड मिलेगा जिसके अंदर चंद जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अपने उस ओरिजिनल मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, जो उन्होंने ख़त में लिखा था और उसके बाद भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी तमाम तर इक़दामात के बावजूद आपको पता ही है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ़ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। इस सब के बावजूद जो अपनी प्रिंसिपल के ऊपर कायम हैं, जो अपने प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हैं, आप उनसे कितनी देर इस तरह डिवीज़न बेंच और दीगर चीज़ें करके जान छुड़वाते रहेंगे? अगर आप पीरियड देखें छुट्टियों से पहले का, तो वो जो चंद जज साहिबान हैं, जो इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे, उनके सामने कोई अर्जेंट मुकदमात नहीं लगे। आप ऐसी पिटिशंस भी और हमें हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है, ऐसी पिटिशंस भी जो जिनकी आइडेंटिकल मैटर्स वो सुन रहे थे, वो भी जब फ़ाइल की गईं तो नए जज साहिबान के सामने लगीं। ऐसे जज साहिबान के सामने जो अब 26वीं तरमीम और दीगर ट्रांसफ़र्स के बाद वहाँ पे लाए गए। बल्कि इस हद तक ये बात है कि हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये एक तरह की ये बात सुनने को मिलनी शुरू हो गई हमारे बार्स के अंदर कि आहिस्ता-आहिस्ता ये मुकदमा बनाया जाएगा, ये एक आर्गुमेंट क्रिएट किया जाएगा कि देखिए ना किन जज साहिबान की कितनी डिस्पोज़ल है। चलें परफ़ॉर्मेंस देख लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ें, ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परफ़ॉर्मेंस किसकी कितनी है। तो एक जज साहब जिसके सामने रोज़ के 20 मुकदमे लग रहे हैं और वो 10 को डिस्पोज़ कर रहे हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस वो होगी और दूसरे जज साहब की होगी कि उन्होंने कोई डिस्पोज़ल नहीं किया क्योंकि उनके सामने नए मुकदमे ही नहीं लगते। ये बात किसी को याद नहीं होगी कि नए मुकदमे नहीं लगते, लेकिन आप एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे जस्टिस समन भी इसी का हिस्सा हैं। उनके सामने भी अर्जेंट्स नहीं लग रही थी। जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस सरदार और जस्टिस कियानी तो नेचुरली हैं, जस्टिस जहांगीरी इसका हिस्सा हैं। तो ये एक स्कीम नज़र आती है उन लोगों को जिन्होंने इस 26वीं तरमीम और उससे पहले कुछ प्रिंसिपल स्टांसेस लिए उनके बारे में तो बड़ी हैरत की बात है कि डिवीज़न बेंच भी उनको दिया गया है। बड़ी मेहरबानी की है मेरे ख़्याल में।
बिल्कुल, साथ साहब ये एक तो ये डॉक्टर हाफ़िज़ सिद्दीकी वाला जो केस है, ज़ाहिर है हम अमेरिका के खिलाफ किसी भी तौर पे कहीं भी नहीं जाना चाहते, इसीलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला वापस लिया कि हम डॉक्टर हाफ़िज़ सिद्दीकी के केस में फ़रीक नहीं बनेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ, हमारी जो मज़हबी जमातों की मुनाफ़क़त है। मैं कभी-कभी ये बात सोचता हूँ और मैं भी लिख भी रहा था कि अगर ये काम इमरान खान ने किए होते तो हमारी मज़हबी जमातें क्या करती इमरान खान के साथ? अगर इमरान खान ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द करते, ट्रंप को मिनरल्स पेश कर देते, क्रिप्टो में कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, इब्राहिम अकॉर्ड की डिस्कशन शुरू करवा देते कि इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है। डॉक्टर हाफ़िज़ सिद्दीकी के केस से पीछे हट जाते। ऑयल इम्पोर्ट हम कर रहे होते हैं अमेरिका से 30,000 किलोमीटर दूर से। यही काम इनमें से कोई एक काम भी इमरान खान ने किया होता तो अब तक मज़हबी जमातों ने मुल्क में आग लगा देनी थी, लेकिन यहाँ पे कोई चूँ-चना भी नहीं कर रही हमारी मज़हबी जमातें मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। देखिए, मैं तो इसको थोड़ा-सा मज़हब के अलावा भी ये ये कोर आइडिया है कि क्या आप मज़हब आपका जो भी हो, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान में शिया सुन्नी हो, आप क्रिश्चियन हो, आप नॉन बिलीवर हो, आप हिंदू, आप जो भी हो, क्या कोई ऐसे बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, जिनके ऊपर आप खड़े होने को तरजीह देंगे अपने मफ़ादात की बिना पे? कि आपका मुफ़ाद है कि आप उन पे ना खड़े हों, लेकिन आप कुछ प्रिंसिपल्स पे खड़े होंगे। एक ये कि लोगों के साथ ज़ुल्म ज़्यादती नहीं होगी। एक ये कि हम जब दुनिया से बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट होके करेंगे। हमारी एक ओपन डिबेट होनी चाहिए इस मुल्क में कि हम अमेरिका के साथ हमारा क्या ट्रांज़ैक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, हम चीन के साथ क्या कर रहे हैं, हमारी भारत पे क्या पॉलिसी है, हम अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे। हमारी इसके क्या इस प्रिंसिपल पे हम एग्री करते हैं कि इसी तरह के दीगर बहुत सारे बुनियादी प्रिंसिपल्स आपने पिछले दिनों कितनी स्टोरीज़ सुनी जिसके ऊपर ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई, बच्चों के साथ ज़्यादती हुई, मज़हबी जमातों ने कोई बात नहीं की। चलें मज़हब को साइड पे भी रखें, क्या कोई इंसानियत है जिस पे आप इन बातों को कंडेम कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी मज़हब हो? तो ये डिसअपॉइंटमेंट और ये अनफॉर्च्यूनेट जिसको उर्दू ज़बान में अनफॉर्च्यूनेटली मुनाफ़िकत कहते हैं, ये तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है, साथ साहब बहुत शुक्रिया। कल नए मौज़ू के साथ और नई अपडेट्स के साथ आपसे सवालात करेंगे और अपने देखने वालों से भी इजाज़त चाहते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।